स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आरबीआई एक्ट अमेंडमेंट 2018 के द्वारा लाया गया था। और इसमें क्या होता है, कोलेटरल फ्री डिपॉजिट रखना होता है आरबीआई के साथ। और आरबीआई ने ये इसलिए लाया था ताकि आरबीआई एक्सेस लिक्विडिटी को अपने कंट्रोल में रख सके। इसमें आरबीआई बैंक्स को कोई कोलेटरल नहीं देगा और बोलेगा बैंक्स को कि पैसे मेरे पास रखो, मतलब आरबीआई की दादागिरी। लेकिन ये दादागिरी यूं ही खेल खेल में नहीं करते हैं, एज ए नेशनल रिक्वायरमेंट देखा जाता है। इसको मजाक में मैं बोल रहा हूँ कि ये दादागिरी वाली बात है, इट इज़ ए नेशनल रिक्वायरमेंट। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में ऐसा है कि गवर्नमेंट किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और जो प्राइवेट मनी लेंडर्स टाइप के जो इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, डेल्टा, मुथूट फाइनेंस, इस टाइप के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे जो भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको सिक्योरिटीज़ बेच सकती है या उनसे सिक्योरिटीज़ खरीद सकती है। आरबीआई सिक्योरिटी बेचेगी तो क्या करेगी, सिक्योरिटी बेचेगी तो पैसे लेगी, पैसों पे ही सिक्योरिटी बिकता है। तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो मार्केट लिक्विडिटी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। आरबीआई अगर सिक्योरिटी खरीदेगी तो कैसे खरीदेगी, पैसे से। तो आरबीआई कैश मार्केट में देगी और मार्केट से सिक्योरिटीज़ खरीद लेगी। तो मार्केट में पैसे अधिक आ जाएंगे तो क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। सो सिंपल। देन द 5.11 टॉपिक नंबर इज क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में सब कुछ ऑलरेडी बता दिया गया है, एसएलआर बता दिया गया है, सीआरआर बता दिया गया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन जस्ट अभी बता दिया गया। रेट्स, जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स के साथ ऑपरेट करती रहती है, वो इंटरेस्ट रेट की बात की जा रही है। इसमें दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दिया तो कौन सा इंटरेस्ट रेट लगेगा, लॉन्ग टर्म के लिए दिया तो कौन सा लगेगा। लॉन्ग टर्म में बैंक रेट लगता है, शॉर्ट टर्म में 3 फैसिलिटीज़, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट को बराबर कर दिया गया, इसलिए दोनों को सेम कलर से हाईलाइट कर दिया था। और आजकल बैंक रेट उतना ज़्यादा यूज में नहीं रहता है, एमएसएफ यूज में रहता है। क्वांटिटेटिव टूल्स में आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और मोरल सुएशन। ये सब क्या क्या बला है भाई, ये देख लेते हैं शॉर्ट में। इसमें कुछ ज़्यादा पूछने लायक है नहीं, एग्जाम में कम चांसेस है कि कुछ पूछेगा, बस इतना पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव टूल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वांटिटेटिव टूल। ए बी सी, ए एंड बी, बी एंड सी, ऐसा करके कुछ दे सकता है, नॉट मोर देन दैट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है भाई, ऐसा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स के लिए स्पेशल मार्जिन सेट कर दें कि एग्री पर इतना अमाउंट है जो कि आपको मतलब क्रेडिट करना है मिनिमम। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर। जैसे बिहार गवर्नमेंट को चाहिए बैंक्स को कि आईटी सेक्टर के लिए एक मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट कर दे कि आपको आईटी सेक्टर के कंपनीज़ को या स्टार्टअप्स को मिनिमम एक्स अमाउंट ऑफ लोन देना है। इससे क्या होगा कि बिहार में आप देख रहे होंगे कि आईटी कंपनी बहुत कम सेटअप हो पाया है कंपेयर टू हैदराबाद, नोएडा, बेंगलोर, चेन्नई। तो जब बैंक्स के पास ऑब्लिगेशन रहेगा कि मिनिमम इतना परसेंट अमाउंट उनको आईटी कंपनीज़ को देना है, चाहे बड़ी कंपनी हो या स्टार्टअप हो, डिपेंड्स, तो वो ग्राहक ऐसा खोजने लगेंगे। और वैसे लोग जो कि बिहार से बाहर भाग जाते हैं कई कारणों से, उनको लगेगा कि चलो बिहार में थोड़ा सा ईज मिल रहा है वो आईटी कंपनी खोलने का, तो बिहार में भी खोल सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि हैदराबाद, बेंगलोर में सारे
वहीं के लोकल लोगों ने या फिर इंटरनेशनल लोगों ने कंपनी खोला है। बिहार के भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसे कमाने के लिए उधर जाते हैं, उधर ही स्टार्टअप का आइडिया आता है, उधर ही कंपनी खोलते हैं, उधर ही सेट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बिहार में वापस लाने के लिए आप ऐसा कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट कर सकते हैं बैंक्स के साथ। एग्रीकल्चर के साथ तो हमेशा रहता ही, मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी है। मोरल सुएसन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये नॉन मैथमेटिकल टूल है। मोरल इज़ नॉन मैथमेटिकल। मम्मी पापा का आदर करना है, ये मोरल होता है हमारा, उसमें कुछ मैथमेटिक्स थोड़ी लगाते हैं। तो ये नॉन मैथमेटिकल है। इसमें क्या करेंगे, आरबीआई के गवर्नर बोलेंगे देखो हमने तो ये रेपो रेट घटा दिया है, बैंक को भी चाहिए इंटरेस्ट रेट घटाए। इस तरह का वो 2-3 जगह पे अलग अलग स्पीच देंगे, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, कभी सॉफ्टली कभी हार्डली। कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेंगे कि आप बैंक्स के साथ नेगोशिएट कीजिए, हमने अपने तरफ से काम कर दिया है। तो आरबीआई अगर अपना पार्ट काम कर देता है, लेकिन उसका बेनिफिट है जो कि बैंक्स नीचे नहीं पहुंचा रहा है, तो आरबीआई डायरेक्ट स्पीच के थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इन लोगों को बोल सकता है कि आप बैंक के साथ नेगोशिएट कीजिए। फिर आ जाता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी मोर और लेस इसी टाइप का सिलेक्टिव सेक्टर टाइप की चीज़ है। इसमें क्या करता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के बोरोवर को डिस्करेज कर सकते हैं या इनकरेज कर सकते हैं। और ये कैसे किया जाता है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी की लिमिट सेट कर दी जाए, या फिर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कर दिया जाए या घटा दिया जाए, और फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट कर दिया जाए। मीन्स मार्जिन रिक्वायरमेंट इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, लेकिन अलग से लोग सिलेबस में बना करके दे देते हैं, इसलिए मैंने भी अलग से मार्क कर दिया है। इसका एग्जांपल एक कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। इसके अलावा एक देख सकते हैं टोबैको प्रोडक्ट्स में, क्योंकि टोबैको के कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं कि महंगा भी कर दीजिएगा तो भी टोबैको यूज करेंगे ही, अनलेस अनटिल ये बहुत ज़्यादा महंगा ना कर दिया जाए। तो इन सब चीज़ों पे इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ा करके थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है प्रोडक्शन को, दी जाता है क्वालिटेटिव टूल्स। आगे आते हैं डिमोनेटाइजेशन में। डिमोनेटाइजेशन के 2 पहलू हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए किया गया था, कुछ लोगों का कहना है कि उस समय यूपी इलेक्शन था, तो इलेक्शन की कहानी आपको मालूम नहीं है। लेट अस नॉट बी पॉलिटिकल हियर। डिमोनेटाइजेशन जो अभी लास्ट टाइम किया गया था इंडिया में वो है 8 नवंबर ऑफ 2016। इसके पहले जो है हिस्ट्री में, भारत की हिस्ट्री को देखा जाए तो 1946 और 1978 में किया गया था। और 1946 और 1978 में जो किया गया था बाई ऑर्डिनेंस किया गया था, और 2016 में जो किया गया था बाई एग्जीक्यूटिव एक्शन किया गया था। और 2016 का जो मोटो ऑफिशियली बोला गया था वो ब्लैक मनी था। और 46 और 78 में जो किया गया था वो था टू कॉम्बैट। कोई बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए पॉज करके। टैक्स इवेजन। और विदेशों में देखा जाए तो एक और यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन नाम की कोई चीज़ बनी थी। जब यूरोपियन यूनियन बन रहा था तो भाई कुछ कंट्रीज़ ने बोला कि अब हम अपने इंडिविजुअल करेंसीज़ को ख़त्म करते हैं और पूरे यूनियन की एक कॉमन करेंसी होगी। तो ऐसा हुआ था कि उस समय भी कुछ कुछ कंट्रीज अपने अपने करेंसीज़ को डिमोनेटाइज कर दी थी। जिम्बाब्वे में 2015 में हुआ था, तो जस्ट हमारे 2016 से 1 साल पहले। यहाँ पे रीज़न क्या रहा था? टू टैकल हाइपर इन्फ्लेशन।
बस इतना ही है डिमोनेटाइजेशन में। इसके प्रोज एंड कॉन्स भी सिलेबस में लिखे गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हैं जो कि कमेंट सेक्शन में लिखें कि इसके प्रोज क्या थे और कॉन्स क्या थे। जहाँ तक मुझे अपने इंडिविजुअल लेवल पे समझ में आता है कि इसके कॉन्स थे कि बहुत लोग बेरोज़गार हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई। दूसरा, जो पेरिसेबल आइटम्स का बिजनेस करते थे, पेरिसेबल आइटम्स का बिजनेस जो करते थे, कहने का मतलब सब्जी, दूध, इस तरह के चीज़ों का बिजनेस कर रहे थे, उन लोगों के पास पैसे नहीं मिल पा रहे थे। वो लोग हैं जो कि उधारी में बेसिक नेसेसिटी वाले गुड्स को मार्केट में तो दे रहे थे, क्योंकि अब भाई किसान सब्जी रख के भी क्या करेगा, दूध रख के भी क्या करेगा, उसको तो बेचना ही है। तो वो मार्केट में अपने पेरिसेबल आइटम्स को भेज दे रहे थे, लेकिन मार्केट है जो कि उनको रिटर्न में कुछ उस समय नहीं दे रहा था, क्योंकि मार्केट में कैश खत्म हो गया था। और ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं भाई कि कपड़े की दुकान में जाकर के बोले कि वो फलाने आदमी तो दूध के बदले हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, आप मेरा दूध ले लो और कपड़ा दे दो। तो वो भी बोलेगा भाई कि 1000 का कपड़ा देने के लिए मैं उतना सारा दूध तो नहीं लूँगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आए थे। लोग एटीएम के बाहर लाइन लगा करके खड़ा हो गए। इवन ब्लैक मनी को ख़त्म करने के मुहिम में भी नए ब्लैक मनी के बिज़नेस चालू हो गए, जैसे कि बैंक में पीछे से कैश ये करना, चेंज करवाना, जो 4000 का लिमिट गवर्नमेंट ने रखा था उससे ज़्यादा कैश चेंज करना। इस तरह की भी चीज़ें कॉन्स में आ जाती है। और कई लोगों को ऑफिस छोड़ करके बैंक में लाइन लगना पड़ा था, क्योंकि भाई करेगा क्या, मतलब ऑफिस काम करने जाता है ताकि 2 वक्त की रोटी चल सके, और 2 वक्त की रोटी खरीदने के लिए कैश इन हैंड बचा नहीं। तो भाई बंदा बैंक और एटीएम्स में लाइन लगा रहा था ऑफिस छोड़ करके, वो सब लॉस अनअकाउंटेबल रहे हैं। सब्जेक्टिव में लिखा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है ये अभी पीटी का, तो नथिंग इम्पॉर्टेंट इन दिस। एंड देन कम्स प्रोज। प्रोज यही है कि अब लोग डिमोटिवेट होंगे, कैश को ज़मीन के अंदर, बेड के नीचे, पिलर के अंदर छिपाने के लिए वो कैश को कहीं ना कहीं मार्केट में ही फ्लो करवाते रहना चाहेंगे, ताकि वो कैश फिर अगली बार कभी डिमोनेटाइजेशन हो तो उनका बर्बाद ना हो जाए। तो बस कैश डिपॉजिट, मतलब आई वांट से डिपॉजिट, कैश को होर्डिंग, मतलब कैश का जमाखोरी थोड़ी कम होगी। इसके बाद उर्जित पटेल कमेटी रिपोर्ट के बारे में है अपने इस 5th टॉपिक का सबसे लास्ट पार्ट। ये बनाया गया था 2014 में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को एग्जामिन करने के लिए। तो इसमें उर्जित पटेल कमेटी के कुछ सजेशंस थे, जिसमें पहला सजेशन था कि इन्फ्लेशन को टारगेट करना है कितना, 4% वेरिएशन एक्सेप्टेड टिल ±2%। तो -2 करेंगे तो 2% आ जाएगा, और +2 करेंगे तो 6% आ जाएगा। तो हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग 2 to 6% होना चाहिए। एग्ज़ाम में अगर सब्जेक्टिव में पूछ दे तो आप इस फॉर्मेट में लिखिएगा। और नॉमिनल एंकर वगैरह सेट किए गए, और वो जो भी नॉमिनल एंकर्स थे उसको इन्फ्लेशन के टर्म्स में सेट किया गया, जैसा कि हमने देखा था पिछली बार रेट्स के बारे में, कि जितने भी रेट्स थे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो, रिवर्स रेपो हो, बैंक रेट हो, इन सबको रेपो रेट से लिंक किया गया है। रेपो रेट से एक पार्टिकुलर परसेंटेज अधिक या पार्टिकुलर परसेंटेज कम इन रेट्स को रखा जाता है।
तो उसी प्रकार से बोला गया कि इन्फ्लेशन रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उन सबको जो भी होगा उनका एंकर पॉइंट होगा हमारा इन्फ्लेशन के टर्म्स में डिफाइन। इसको हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन बोलते हैं। हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। आगे इन्फ्लेशन के टॉपिक में इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिस्कल डिफिसिट टू जीडीपी रेशियो। इसमें बोला गया कि हमारा फिस्कल डिफिसिट अधिक है और जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है उसके कंपेयर में फिस्कल डिफिसिट को और भी कम करना है। इसके बाद बोला गया कि मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन जो भी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हाथ में होना चाहिए और उसको हेड कौन करेंगे, आरबीआई के गवर्नर करेंगे। ऐसा प्यारी प्यारी बातें उर्जित पटेल जी करके गए हैं। अभी तो वो भी आरबीआई से बेचारे रेजिग्नेशन दे दिए। तो चलिए 5th टॉपिक ख़त्म हो गया है। इसके लिए आपको थैंक यू। सुनते रहिए, शेयर कर